डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी डन हो चुका है। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज जो हमारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो 30 एमसीक्यूज ध्यान रखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऐसा नहीं है कि मैंने उठाया और रख दिया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, अलग अलग ईयर से। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपके मुझसे एक ही क्वेश्चन आएगा, अरे ये तो बोर्ड वाले क्वेश्चन है सर, बता रहे हैं। हाँ, बोर्ड वाले ही क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड पेपर से ही उठाए गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है फटाक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हर एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर जैसे कि ये चैप्टर नेम है उत्पादन और लागत, व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़ेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, आप चाहे किसी भी बोर्ड से जाए। पहला क्वेश्चन है, नति परिवर्तक बिंदु से अभिप्राय उस बिंदु से। नति परिवर्तक बिंदु का मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर जो ढलान होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो ढलान में परिवर्तन कब होता है, किस बिंदु से होता है? टीपी। हमारे प्रोडक्शन की बात होती है, प्रोडक्शन पहले बढ़ता होता है तो स्थिर होता है, फिर घटता हुआ जाता है। इसके मतलब ये होता है टीपी का ढलान परिवर्तित होता है। नति परिवर्तक मतलब ढलान में परिवर्तन, टीपी पर बढ़ती दर पर बढ़ना रुक जाता है। एपी का ढलान परिवर्तित हो जाता है, या दोनों ए और बी। तो राइट आंसर ये है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर टीपी यानी कि कुल उत्पादन की जो वक्र होता है उसका ढलान कम हो जाता है, यानी कि रुक सा जाता है, उस स्थिति को कहते हैं। तो ये दोनों ही ए और बी इस पॉइंट को बताता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, सीमांत उत्पाद वक्र कैसा होता है? सीमांत उत्पादन वक्र यू आकार का होता है, विपरीत यू आकार का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सीमांत उत्पादन की स्थिति में हम अगर ये कहेंगे सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता हुआ होता है, फिर घटता है, फिर नीचे आ जाता है, एक बार में माइनस में आ जाता है, इस तरह से। तो ये कौन सा वक्र कैसा बना? ये है यू, उल्टा यू। इसका मतलब उल्टा यू का मतलब होता है आंसर कौन सा होगा? विपरीत यू आकार का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल उत्पाद 100 इकाइयां हैं तथा परिवर्ती कारक की इकाइयां 4 है तो औसत उत्पाद, ध्यान रखिएगा, तो ऐसे औसत उत्पाद यानी कि एपी इक्वल टू होता है टीपी डिवाइडेड बाई परिवर्ती कारक यानी कि एल। तो यहां पर हमारे पास कुल उत्पाद दे रखा है 100 और परिवर्ती कारक कितना है? 4। इसका मतलब होता है औसत उत्पाद कितना हो गया? 25। और 25 कहां पर है? 25 है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अल्पकाल के दौरान उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल के दौरान उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कैसे? स्थिर कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा, परिवर्ती कारकों के अधिक प्रयोग के द्वारा, उत्पादन के सभी कारकों के प्रयोग के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। थोड़ा समझिए भाई, अल्पकाल में स्थिर कारकों में तो परिवर्तन नहीं होता, इसलिए तो इसको स्थिर कारक बोलते हैं। इसका मतलब पहला तो गलत है। परिवर्ती कारकों के अधिक प्रयोग के द्वारा, देखिए अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परिवर्तनशील कारकों को बढ़ाएंगे तभी वृद्धि होगी। यानी इसका मतलब राइट आंसर जो है हमारा, राइट आंसर बी है, परिवर्ती कारकों के अधिक प्रयोग के द्वारा ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन की अवस्थाएं। परिणाम है उत्पादन की अवस्थाएं। उत्पादन की कितनी अवस्थाएं पढ़ी है आपने? 3। उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, घटते प्रतिफल की अवस्था और उत्पादन के स्थिर प्रतिफल की अवस्था। तो ये अवस्थाएं हैं, किसके लिए होता है, किस कारण से होता है? ऑप्शन दे रखा है कि घटती रूपांतरण की सीमांत दर के नियम का, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का। भाई पढ़ रहे हैं उत्पादन, तो ये उपयोगिता कहां से आ गया? तो ये तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। परिवर्ती अनुपात के नियम का, पैमाने के घटते परिवर्तन के नियम। देखिए, पैमाने का प्रतिफल जो है दीर्घकालीन अवधारणा है, और परिवर्ती अनुपात का नियम अल्पकालीन है, जहां पर उत्पादन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। तो उत्पादन की अवस्थाएं परिवर्ती अनुपात का नियम होता है, यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्पादन का आधुनिक प्रतिफल नियम भी बोलते हैं इसको। भौतिक उत्पादन से अभिप्राय उस उत्पादन से है जिसे मापा जा सकता है। भौतिक उत्पादन क्या है? भौतिक उत्पादन मतलब होता है, इसका अर्थ समझिए। भौतिक उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन की वह मात्रा जिसको उत्पादन की इकाइयों के आधार पर माप सकते हैं, यानी कि भौतिक इकाइयों के रूप में माप सकते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब उत्पादन का मतलब कभी भी मौद्रिक इकाई से नहीं आता है, भौतिक इकाइयों से आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, दैट इज भौतिक इकाइयों के रूप में जिसको मापा जा सकता है। क्योंकि उत्पादन की अवस्था में हम मुद्रा की बात नहीं करते, इसलिए मौद्रिक इकाइयां नहीं आती हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है, यानी कि जब कुल उत्पादन वक्र बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, कुल उत्पादन वक्र कुछ इस तरह से होता है, ये अधिकतम बिंदु हुआ, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये होगा इसका मैक्सिमम पॉइंट। तब सीमांत उत्पादन क्या होगा, तब उस समय सीमांत उत्पादन कितना, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये सीमांत उत्पादन कैसा हो गया, 0। यानी कि जब मैक्सिमम होगा टीपी, तो हमारा जो एमपी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, जब एक परिवर्ती कारक की अधिक से अधिक इकाइयां स्थिर कारक के साथ संयोजित होती है, मतलब स्थिर कारक भी है, परिवर्ती कारक भी है, तो अल्पकाल का नियम हो गया। आपको जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट छप जाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोल जा रहा है। परिवर्ती कारक और स्थिर कारक मतलब अल्पकालीन परिवर्तनशील अनुपात का नियम होगा, से संबंधित नियम का नाम क्या है, परिवर्ती अनुपात का नियम। तुरंत दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर पढ़ते ही, क्योंकि ये पैमाने का प्रतिबल हमेशा दीर्घकालीन अवधारणा, ये तीनों दीर्घकाल से, और दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते, कुछ भी स्थिर नहीं होते। ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था शुरू होती है कब से, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था तब शुरू होती है जब हमारा कुल उत्पादन क्या होता है, घटना शुरू होता है। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखा है, सीमांत उत्पादन घटता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इनमें से कोई, ध्यान में रखिएगा कि जब हमारा कुल उत्पादन घटना स्टार्ट करता है, और कुल उत्पादन जब घटता है उस स्थिति में जो सीमांत उत्पादन वो कैसा होता है, माइनस में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर, सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन तब विद्यमान होता है। परिवर्ती अनुपात उत्पादन फलन, ये कैसा उत्पादन का फलन है, अल्पकाल, और अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसका मतलब, और ऑप्शन देखिए कि ये उत्पादन फलन कब होता है, जब उत्पादन के परिवर्तन के साथ साथ कारक अनुपात में परिवर्तन होता है, जब परिवर्ती कारक के प्रयोग को बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना संभव होता है, जब उत्पादन के सभी स्तर में परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होता है। भाई जाहिर सी बात है, जब हम परिवर्ती अनुपात की बात करते हैं तो वहाँ पर पैमाने का मतलब नहीं होता है, तो ये तो गलत है। लेकिन जो परिवर्ती स्थिति है उस समय उत्पादन के स्तर में कारक अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, साथ ही साथ परिवर्ती कारक के प्रयोग को बढ़ाकर, परिवर्ती कारक मतलब परिवर्तनशील कारक, यानी कि परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है। यानी कि 1, 2 दोनों में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए और बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो, यानी कि जब एमपी हमारा कैसा होता है, माइनस में होता है, तो कुल उत्पाद कैसा होता है, जब हमारा सीमांत उत्पाद माइनस होता है तो कुल उत्पाद कैसा हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, तो यहाँ पर देखा कुल उत्पाद घटना आरंभ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, चूज करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 12, जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद कैसा होता है, जब औसत उत्पाद बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद क्या होगा, जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो औसत उत्पाद के बराबर होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है, औसत उत्पाद से कम होता है। ध्यान रखिए, ग्राफ पूरा समझाएंगे तो बेटर रहेगा। औसत उत्पाद पहले बढ़ता है फिर घटता हुआ होता है, सीमांत उत्पाद भी पहले बढ़ता हुआ है फिर घटता हुआ धीरे धीरे माइनस में जाता है, ये एमपी, लेकिन एपी का भी माइनस में हो जाता है। तो कह रहा है जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, उससे अधिक होता है, औसत उत्पाद से अधिक होता है, ऊपर की हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी हमारा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ग्राफ में भी, ये हमारा सीमांत उत्पाद है जो कि इससे ऊपर की हो रहा है, और ये औसत उत्पाद है, ठीक है। इनमें से कौन सा परिवर्ती अनुपात के नियम के लागू होने के कारण है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्यों लागू होता है, क्योंकि कई कारकों का स्थिर होना होता है, कई कारकों का दूसरों की तुलना में कुशल होना होता है, कारकों का विष्टीकरण होता है, इनमें से कोई नहीं मिलेगा। परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसलिए लागू होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है क्योंकि यहाँ पर कई कारक स्थिर होते हैं, मतलब कुछ परिवर्तनशील होते हैं। राइट ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कारक के ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में, कारक के ह्रासमान प्रतिफल मतलब घटते प्रतिफल की अवस्था में कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, कुल उत्पादन बढ़ती दर पर बढ़ता है, सीमांत उत्पाद घटता है, ए और सी। ए मतलब कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, और दूसरा सीमांत उत्पाद घटता हुआ, दोनों ही सही है। अन्य ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ए और सी। ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, अल्पकालीन उत्पादन फलन संबंधित है किससे, अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्ती अनुपात से पैमाने मिल रहा है। अल्पकालीन उत्पादन फलन हमेशा परिवर्ती अनुपात के नियम से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 16, दीर्घकालीन उत्पादन फलन के संदर्भ में कारक अनुपात होता है कैसा? दीर्घकालीन उत्पादन, तो उसमें जो कारक का अनुपात होता है वो कैसा होता है? कारक का अनुपात कैसा होता है? हमेशा परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है? परिवर्तित, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी कारक, कोई भी साधन हमारा स्थिर नहीं होता है, सभी कारकों को एक समान अनुपात में बढ़ा सकता है, क्योंकि इतना समय होता है कि हम पूंजी, भूमि, श्रम और साहसी सब में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? ए, कारक अनुपात परिवर्तनशील होता है। परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पाद को क्या कहा जाता है? परिवर्ती कारक के प्रति इकाई उत्पाद को क्या कहते हैं? परिवर्ती कारक के प्रति इकाई, जब भी हम प्रति इकाई की बात करते हैं तो प्रति इकाई उत्पादन को कहा जाता है औसत उत्पादन, एपी, जिसका फार्मूला होता है एपी इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाई एल, परिवर्तनशील कारक। उत्पादन के लिए कच्चे माल के किराए के लिए किया गया धन, अगर उत्पादन के लिए जो भी हम कच्चा माल लेके आ रहे हैं उस पर जो व्यय करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वास्तविक लागत, पूरक लागत, कुल लागत या द्रव्यिक लागत। ध्यान में रखिएगा, जो कच्चे माल पर खर्च करते हैं वो हमारा धन होता है मौद्रिक लागत, और मौद्रिक लागत का दूसरा नाम है द्रव्यिक लागत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन के अंतिम इकाई की लागत को क्या कहते हैं? उत्पादन की अंतिम इकाई की लागत, उत्पादन की अंतिम मतलब एक अतिरिक्त इकाई की लागत की बात करते हैं तो उत्पादन की अंतिम इकाई की लागत को हम बोलते हैं सीमांत लागत, क्योंकि एक अतिरिक्त इकाई को कितना हो रहा है उसकी बात कर दिया जाता है। जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत कैसी होगी? ध्यान में रखिएगा, जब लागत वक्र की बात करेंगे लागत पहले कम होती है, फिर ये है हमारा कौन सा? औसत लागत, और ये है सीमांत लागत। ठीक है, तो जब सीमांत लागत घटती है तो सीमांत लागत यहाँ कम हो रही है, तो औसत लागत क्या है? उससे ज़्यादा है। औसत लागत तेजी से गिरती है, लाइक दिस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे उत्पादन की स्थिर लागत में सम्मिलित किया जाता है? अगर कारक स्थिर है तो लागत भी स्थिर होंगे, तो ऐसे में इसमें कौन सा जो है स्थिर की स्थिति बात होती है? अल्पकाल में जो स्थिर होता है उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। कच्चे माल की लागत उत्पादन के साथ घटता बढ़ता रहता है, जाती बात ये तो नहीं होगा। अस्थायी श्रमिकों मजदूरी, ये भी उत्पादन बढ़ेगा तो अस्थायी मजदूर बढ़ जाएंगे, घटेगा तो घट जाएंगे, तो ये भी परिवर्तनशील है। फैक्ट्री भवन का किराया, देखिए किराया फैक्ट्री भवन का, अगर आपने कोई भवन किराए पे ले रखा है, उत्पादन हो या ना हो, किराया तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब उत्पादन के घटने या बढ़ने पर फैक्ट्री भवन के किराए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको देना ही है। तो यहाँ पर स्थिर लागत कौन सा है? फैक्ट्री भवन किराया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेशिक उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा? अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक मतलब एक उत्पादक किस अवस्था में संतुलन होता है, कहाँ पर वो उत्पादन करेगा? नॉर्मली उत्पादन की दशा होती है ये बढ़ता हुआ होता है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था में ये स्थिर हो जाता है, ये मैक्सिमम पॉइंट आता है, फिर तीसरी अवस्था में गिरना होता है। तो एक अवस्था हमेशा ये बढ़ना है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, और ये हमारा माइनस, तो माइनस तो नहीं होना चाहिए, तो दूसरा अवस्था सबसे राइट होता है, क्योंकि यहीं पर एक उत्पादक संतुलन की स्थिति होता है। तो ऑप्शन नंबर चूज करेंगे हम बी, द्वितीय अवस्था, यानी कि सेकेंड स्टेज में एक उत्पादक हमेशा चाहेगा उत्पादन बना के रखा जा सके। उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं किसके अनुसार? उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं QX इक्वल टू एफ ब्रैकेट ABC, जहां पर ABC साधनों की बात करता है, उत्पादन के साधन, और QX उत्पादन की मात्रा की बात करता है। तो उत्पादन की मात्रा साधनों के बीच के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम कौन सा चूज करने वाले हैं यहाँ पर? बी। मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? मौद्रिक लागत वह लागत जिसको मुद्रा के रूप में किसी और व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है, उसे मौद्रिक लागत कहते हैं। जैसे कच्चे माल पर किया गया व्यय, उधार लिए गए पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज, विज्ञापन पर किया गया सैलरी, वेतन पर किया जाने वाला व्यय। तो इसमें मौद्रिक लागत के में क्या सम्मिलित हो? सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, उपरोक्त सभी। देखिए सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें और अव्यक्त लागतें ये सब मौद्रिक लागत के ही अंग है। इन तीनों को टोटल करेंगे तब जाके मौद्रिक लागत बनता है। इसका मतलब हम आंसर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? कौन सा लागत स्थिर नहीं है? यानी कि जो बदलता रहता है उत्पादन के साथ साथ वो स्थिर नहीं है। जो उत्पादन के साथ साथ ना घटे ना बढ़े वो स्थिर है।
जो उत्पादन के साथ बढ़ता घटता रहा है वो अस्थिर है, मतलब परिवर्तनशील है। तो बीमे का प्रीमियम, भाई प्रीमियम एक बार फिक्स होता है, आपको हर बार देना पड़ता है, तो स्थिर है, ये स्थिर लागत है। ब्याज, आपने पूंजी उधार ले रखा है, चाहे उत्पादन हो या ना हो, उत्पादन का ब्याज देना ही पड़ेगा, मतलब ये भी स्थिर है। कच्चे माल की लागत, भाई उत्पादन बढ़ गया तो कच्चा माल ज़्यादा चाहिए, बढ़ जाएगा। उत्पादन कम हो गया, कच्चा माल कम चाहिए, घट जाएगा। इसका मतलब ये उत्पादन के साथ घटता या बढ़ता रहता है, तो इसी को बोलेंगे हम क्या चीज़, परिवर्तनशील लागत। जबकि फैक्ट्री का भवन किराया क्या स्थिर है। तो क्वेश्चन था कौन स्थिर लागत नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है सी, कच्चे माल की लागत। ये हमारा जो है स्थिर लागत नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील लागत है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सही अंकित कीजिए, इस चारों में से सही कौन सा है। TVC इक्वल टू TC माइनस TFC, TC इक्वल टू TVC माइनस TFC, TFC इक्वल टू TVC प्लस TC, और TC इक्वल टू TVC मल्टीप्लाई बाय TFC। नॉर्मली फार्मूला होता है TC इक्वल टू TFC प्लस TVC, यहीं से फार्मूला निकल के आया, ये पहला वाला। इसका मतलब होता है कुल परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने के लिए कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटाना होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, औसत परिवर्तनशील लागत, यानी कि ABC का फार्मूला बताना है कौन सा है। और जब भी औसत की बात करते हैं, टोटल को संख्या से भाग करते हैं, तो औसत परिवर्तनशील लागत निकालने के लिए टोटल परिवर्तनशील लागत को Q से भाग करना होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, डी। ये फार्मूला आपको याद करके रखना होगा, तब जाके आपका ये आंसर दे पाते हैं। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। अवसर लागत, सबसे पहले अवसर लागत किस दिए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रयोग होता है। अवसर लागत, सर्वश्रेष्ठ विकल्प के प्रयोग की लागत को अवसर लागत कहते हैं। यह इसका मतलब एक साधन के प्रयोग के लिए दूसरे में किया जाने वाली कमी, उस कमी को हम अवसर लागत कहते हैं। तो यहाँ पर अवसर लागत होता है आर्थिक लागत, संतुलन मूल्य, सीमांत लागत और औसत लागत। अवसर लागत हमेशा आर्थिक लागत होता है, क्योंकि एक के लिए दूसरों की मात्रा में कमी करना पड़ता है, तो आर्थिक लागत के नाम से इसको जाना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जब औसत लागत घट रही हो, जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कितनी होगी। जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में कैसी होगी। MC इज ग्रेटर देन AC, MC इज इक्वल टू AC, MC इज स्मॉलर देन AC और MC इज नॉट इक्वल टू AC। आपको राइट आंसर देना है और राइट आंसर होगा आपका क्या सी, MC इज स्मॉलर देन AC। जब औसत लागत घट रहा हो तो MC कैसी देखिए, औसत लागत पहले कम होता है, फिर बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर औसत लागत यहाँ पर होता है, ये स्थिति होती है। जब औसत लागत घट रहा हो तो सीमांत लागत औसत लागत से क्या होती है, देखिए नीचे कम होती है। ये है आपका सीमांत लागत, ये है औसत लागत। यहाँ पर घट रहा होता है, सीमांत लागत कम है, औसत लागत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पर, सी। जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए बेटा, डायग्राम बना के देखिए, डायग्राम बनाने के से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान दीजिए। फिलहाल मैं एक ऐसा भी वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं केवल इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करूँगा। एक वीडियो ऐसा भी होगा जहाँ पर सारे न्यूमेरिकल्स की बात करें, क्योंकि आप लोगों का लगातार कमेंट होता है, कोई कहता है सर डायग्राम बताइए, कोई कहता है सर न्यूमेरिकल बताइए। मैं सब कुछ बताऊँगा, लेकिन एक एक करके, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 30, उत्पादन में साधन क्या है। भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी। तो देखिए भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी उत्पादन के साधन हैं। इनके ऑप्शन नंबर हम क्या चूज करेंगे, डी। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आपको लगता है कुछ MCQ छूट गए हैं, जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में आ गया, कुछ सजेशन देना है, कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, तो आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बस कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आते रहने चाहिए। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मुझे फॉलो कर लेना है फेसबुक में या इंस्टाग्राम में, अगर आपको मुझे फर्दर कॉन्टेक्ट रखना है तो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हाँ, और एक बात, किसी को PDF वगैरह डाउनलोड करना है तो आप जाएंगे मेरे वेबसाइट पे, और वेबसाइट कौन सा है, www.theeconomicsguru.com पे। यहाँ जाएंगे, आपको जो भी PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन से और ये सारे PDF आपको खरीदने पड़ेंगे। जितना भी PDF चाहिए आप यहाँ पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।